नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने 73वें संविधान संशोधन को लेकर के। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो महत्वपूर्ण कमेटियां थी उससे जुड़ी हुई, उनके बारे में एक एक करके चर्चा कर रहे थे। तो आज हम कहाँ पहुंच गए, एलएम सिंघानिया समिति यानी एलएम सिंघानिया कमेटी, जो 1986 में क्या हुआ था, राजीव सरकार द्वारा बनाई गई थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी, क्या था, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, देखो 1986 में राजीव सरकार की, आप सभी को पता है, कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एलएम सिंघानिया के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, एक समिति का गठन किया, जिसका काम क्या था कि जो लोकतंत्र है उसके विकास के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुत्थान के लिए, ठीक है, इन जो पंचायती राज संस्थाएं उनके पुनरुत्थान के लिए इन्होंने क्या बात कही, एक कमेटी गठन किया जिसका नाम दिया एलएम सिंघानिया कमेटी, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे इस कमेटी के, एलएम सिंघानिया थे। ठीक है, इन्होंने जो एलएम सिंघानिया ने थे, इनकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जिनको हम एक एक करके जानते हैं। देखो ये सब चीजें हम क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें, जब आयोग का यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आरओ एआरओ का पूछा जाता है, लोअर पीसीएस का आता है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ कहा जाता है, जब या किसी अदर स्टेट के पीसीएस या किसी का आप एग्जाम दे रहे हैं तब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एलएम सिंघानिया की सिफारिश इनमें से कौन नहीं है, तुंगन समिति की सिफारिश और एलएम सिंघानिया की सिफारिश की तुलना कीजिए, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी, तब आप क्या बताएंगे। तो इसलिए आपको हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैं फिर से कहूंगा कि मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस कंडीशन से हम आए हैं, जो कलेक्शन हम बना के रखे हैं, उसको ढूंढने में कितनी मेहनत लगी। ठीक है, और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, साथ साथ इसको शेयर करना। आप सभी का सपोर्ट मुझे जरूरी है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं एलएम सिंघानिया के बारे में, एक एक करके जानेंगे कौन सी सिफारिशें हैं, किस तरीके से हैं, क्या बात कही गई, क्या कंपेयर करते हैं, एक एक करके जानते हैं, फिर आसानी समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दरअसल देखो, एलएम सिंघानिया सिफारिश जो 1986 में आती, किसकी, राजीव गांधी की सरकार में आती। उस समय किसकी का सरकार होती, राजीव गांधी की, यानी कांग्रेस की सरकार होती। ठीक है, देखो इन्होंने अपनी सीधी सी बात है, जो सिफारिशें, मुख्य सिफारिशें, तो उसमें पहली बात क्या कही, जो गांव का समूह यानी ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, गांव का जो समूह है के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, यानी न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। इसका मतलब समझ रहे हो ना, न्याय पंचायत की स्थापना की जाए मतलब इसका मतलब क्या, जो गांव स्तर पे है, यानी वहां पे कोई आपसी विवाद हो रहा है तो उसमें गांव पंचायत में एक न्याय पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, हर छोटे मुद्दे के लिए आप कोर्ट तो नहीं जा सकते हो, कि छोटे छोटे केस के लिए कोर्ट जा रहे हो, वहां पे देख रहे हो इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते तो आपको जजमेंट सही मिलने पर। गाँव का छोटा मुद्दा आप घर पे सजा लीजिए, एक छोटी सी कमेटी बना के एक अध्यक्षता में अधिकरण एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए और उसमें कुछ अधिकारियों को भेज दिया जाए। ठीक है, अपना वो न्याय दे देंगे, अधिकारियों को न्याय दे देंगे, ये जो वहां के लोग हैं उनको न्याय दे देंगे, अधिकारी अपना न्याय जजमेंट सुना देंगे, अगर फिर भी वो सहमत ना, उसके बाद अपना कोर्ट के स्टेप करेंगे। फिलहाल तो एक छोटी सी न्याय की व्यवस्था की, यानी न्याय पंचायत की गठन किया जाए। किसने कहा, एलएम सिंघानिया ने पहली बात बताई। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो ग्राम पंचायतों का ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए, जो ग्राम पंचायत है उसको ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या किया जाए, गांवों को पुनर्गठन किया जाए। यानी जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग चला था, वैसे गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे ग्राम सभा, इससे फायदा क्या होगा, जो ग्राम सभा होगी, जो हमें ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, कि महत्ता पर जोर दिया जाए। यानी जो इस पर पुनर्गठन किया जाए, जो ग्राम सभा उसकी महत्ता, यानी उसकी इंपॉर्टेंस पे जोर दिया जाए। उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, उस पर लोगों को बताया जाए कि नहीं, जो ग्राम सभा, इसमें ग्राम प्रधान मुखिया होना जरूरी है। अगर मुखिया नहीं होगा तो आपको ग्राम प्रधान में विकास नहीं होगा, आपकी ग्राम सभा में प्रधान, आपको विकास नहीं होगा, ग्राम का विकास नहीं होगा। ये डेवलपमेंट के लिए मुखिया जरूरी है। हर जैसे हर घर का एक मुखिया होता है, उसे ग्राम सभा का मुखिया होना चाहिए, जो उनको डायरेक्टली आप लोग वोट करेंगे, अपने मनपसंद लोग को चुनेंगे। ठीक है, वो चीज बताई जानी चाहिए लोगों को, तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताई। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति क्या मतलब समझ रहे हो ना, बताया। इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति क्या बताया, क्योंकि जो देखो गांधी जी ने, मैं कई सारे लेक्चरों में बता चुका हूँ, गांधी जी ने एक सीधी सी बात कही थी, अगर आपको भारत जाना तो भारत के गाँव में रहे, गाँव के लोगों के बीच में रहे। ठीक है, अगर आप भारत को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अगर गाँव की विकास कर रहा है, गाँव की जनता विकास कर रही है, यानी भारत देश विकास कर रहा है, गाँव का शहर विकास कर रहा है, सब कुछ विकास कर रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, गाँव की जनता को विकास की ओर ले चलना, गांव की जनता को पढ़ाना लिखाना, उनको सारी सुविधाएं देनी होती है। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दूसरी बात एक और है, महत्वपूर्ण यह है कि जो यहाँ का ग्राम प्रधान चुना जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुना, यानी जनता वोट करेगी, उसके द्वारा प्रत्याशी चुना जाएगा, ग्राम का मुखिया जो होगा, ग्राम प्रधान। तो सीधी सी बात ये है ना, तो यही बात बताई। उसके बाद गाँव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन प्रदान किए, यानी जो गांव की पंचायत, यानी जो ग्राम सभा है, जो ग्राम की पंचायत है, उसको ज्यादा इकोनॉमिक
क्या इक्विपमेंट दिया जाने, यानी आर्थिक संसाधन ज्यादा दिए जाने, यानी वहाँ पे आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ाई ताकि लोगों के बीच में रोजगार उपलब्ध हो सके, लोगों को अपने रोजगार के लिए दूसरे शहर या कहीं बाहर न, दूसरे देश नहीं जाना पड़े, ठीक है, बाहर न जाना पड़े, वही गाँव में रह के अपने जीवन यापन कर सके अच्छी तरीके से। भाई मैं गाँव से आया है, लखनऊ में रह रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरी रोजी रोटी है अगर उसका मेरे 90%, जैसे मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे उसका 90 रुपया ही गांव में मिल जाता, ठीक है, तो मैं शहर क्यों आता, क्योंकि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा थी, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना था, ठीक है, गांव में सुविधा वो थी नहीं, तो इसलिए मुझे शहर आना पड़ा, शहर आके अपना जीवन यापन करें। लेकिन मेरे जो खर्चा है मैं 90% सेव नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं कर पा रहा हूँ 70%। गाँव में रह के अगर आप 90 रुपये कमा रहे हो तो आप फिर भी 80 रुपये सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि 10% बाकी सारा मटेरियल आपको घर पे मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहे तेल ले लो, चाहे जो भी ले लो, मसाला ले लो, आपको कपड़े साबुन सब कुछ तो आपको खरीद के लाना पड़ता है, सब कुछ, रूम का रेंट भी देना, सब कुछ देना पड़ता है ना, तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा खर्चे। भाई मैं गाँव में रहता तो मैं अपने घर पर रहता तो मैं किसका रेंट देता, तो वही मेरे 2000 3000 जो भी है मैं अपना बचा लेता, ऐसे स्टेप में बचा लेता है ना, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अगर गाँव में सही रूप से आर्थिक संसाधन की प्रक्रिया चलती रहे, उनको रोजगार के अवसर मिलते रहे समय समय पर, तो उनको ये सारी दिक्कतें फेस ही नहीं करनी पड़े। जो ग्रामीण शहरीकरण बढ़ रहा है, या शहरी को लोग, ग्रामीण लोग शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ये सारी चीजें बढ़ जाए, ठीक है। अभी देखो एक सर्वे आया, बताया गया ना कि 2030 से 40 तक ऐसा बताया गया, याद नहीं आ रहा डिटेल में कि एग्जैक्टली ईयर नहीं याद आ रहा, कि 70% शहरीकरण हो जाएगा 2040 तक, मान लो चलो 2040 तक या 2050 जो भी था, कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर याद आता तो बताते हैं, ठीक है। फिलहाल जो भी है 70% मतलब पॉपुलेशन जो होगी शहर में आ जाए, 30%। अभी क्या है, जैसे इसका अपोजिट चल रहा है, 35% पॉपुलेशन जो है शहर में है, उसके बाद क्या है 35% पॉपुलेशन शहर में, बाकी जितनी है रिमेनिंग 65% कहाँ है, गाँव में, देहातों में, अभी भी कस्बा में है। तो ये सब चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी, इससे क्या मतलब मिला, कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि अगर गाँव में कोई रहेगा नहीं, खेती पाती करेगा नहीं, तो बाहर दिन प्रतिदिन ऐसी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, जो समस्याएं आएंगी, पॉल्यूशन और बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मानते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए शहर आना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ अगर हमारी गांव में हो जाए, सरकार हमारी उस चीज सुविधाओं को गांव में पहुंचा दे, तो इसके लिए निरंतर नो डाउट सरकार काम कर रही है और आगे निरंतर प्रयास करती रहेगी, और आई होप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से समाधान भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या किया जाए कि ये हमारे दुर्भाग्य है, कुछ भी कह लें, कि हमारे यहाँ जनता जो है या सरकार क्या कहे, वो कोई बात नहीं, छोड़ो। अभी हमें बस इतना जानना है कि ग्राम पंचायतों की जो ज्यादा आर्थिक संसाधन को प्रदान किया जाए, जो ग्राम सभा है उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधन इक्विपमेंट दिए जाए इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, ताकि उनको रोजगार मिल सके। और 2-3 बातें जिनको हम आगे देखते, चलिए आगे देखते, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें थी, उनको हम एक एक करके जानते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, देखिए, ठीक है। एक चीज बताते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा भैया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब कुछ हम अच्छी तरीके से समझाएं। या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, या तो मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल समझ में आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो दोनों चीज है, तो उसमें अब मैं तो अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे बताओ, कोई समस्या तो बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी बताओ भैया आप अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो हम अपने आप में सुधार कर लेंगे। कम से कम दूसरे बच्चे जब पढ़ेंगे तो उसमें तो अगली बार जो पढ़ाएं वो तो समझ में आए, ठीक है, क्योंकि आप सबको बताना ही चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना चाहिए। देखो, पंचायती राज संविधानों को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दो, और उनके संरक्षण की आवश्यकता है, यानी उनको जो संरक्षण होनी चाहिए, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, इससे उसकी पहचान और विश्वसनीयता उल्लंघनीय होने महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, ठीक है। पंचायती राज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की सलाह भी दी, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की सलाह दी। देखो सीधी सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाए। साथ ही साथ एक नए अध्याय को जोड़ा जाए। बताओ 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, भाग 9 जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, 29 विषय है ग्राम पंचायत में, है कि नहीं है, बताओ। तो एक नए अध्याय बात, यानी ये वाली बात मानी गई कि नहीं मानी गई, बिल्कुल मानी गई, ठीक है।
और एक चीज बता दी, इतनी जो चीजें मैंने बताई, बलवंत राय, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी पढ़ा रहा हूँ, पी के थुंगन पढ़ा दी, ठीक है, और दांतेवाल बताया था, हनुमंत राव बताया था, ठीक है। इतनी जो समिति पढ़ाई बस इसीलिए बताया, अगर इससे पंचायती राज संबंधित कोई कभी मेंस में भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इन सब चीजों को कलेक्शन करके एक अच्छा आप आंसर लिख सकें, ठीक है, बस इसलिए बताया मैंने, ठीक है। आप इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या बेनिफिट समझते हैं, क्या लाभ है, या अगर उनमें कोई कमियां तो उसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, इन सब, क्योंकि जब आप एक अधिकारी बनेंगे तो गांव स्तर पे जब काम करेंगे, इन सब चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें बताई, सीधी सी बात इसमें इन्होंने क्या बताया, पंचायती राज संस्था है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाए, उसको एक संवैधानिक मान्यता दी जाए, साथ ही साथ एक नया अध्याय को जोड़ा जाए, जो बिल्कुल बात मानी गई, भाग 9 को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक, भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, जिसमें 29 विषय हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है, ग्राम पंचायत में कितना 29 विषय हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि चुनाव हो जो निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इसके पहले बताया था कि इन्होंने क्या बताया था, प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा डायरेक्ट मुखिया चुना जाए, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अंतिम बात क्या होता है, जो चुनाव विघटन और कार्यों से संबंधित, यानी चुनाव है जो उसमें कोई कमी है, या अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो विघटन हो जा रहा है, ठीक, उसमें और उससे कार्यों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए एक न्यायिक ट्रिब्यूनल यानी एक न्यायिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए, यानी एक न्यायिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात, एक न्यायिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए जिससे चुनाव संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, विघटन हो, या कोई अन्य कार्य संबंधित, इन्हीं से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो सीधा सा उसका हस्ताक्षरण हो सके, हस्ताक्षरण मतलब उसका निस्तारण हो सके, ट्रांसफर हो सके। यहाँ पे न्यायिक प्राधिकरण में कोई समस्या आएगी तो वो निस्तारण करेंगे, बात खत्म। तो न्याय पंचायत गठन किया जाए, एक न्यायिक प्राधिकरण का गठन किया जाए, ठीक है, संवैधानिक मान्यता दी जाए ग्राम पंचायत, तो ठीक है, साथ साथ उसमें एक नया अध्याय को जोड़ा जाए, और चुनाव निष्पक्ष हो, प्रत्यक्ष रूप से, ये सब चीजें पीके तो सॉरी एल एम सिंघवी की थी, जो 1986 में आई थी, कांग्रेस सरकार के राजीव गांधी सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो भी था सब कुछ तो कंप्लीट करी, सारी मैंने कमेटी पढ़ा दी। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो महत्वपूर्ण हुआ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।